कि अगर किसी को आर्किटेक्ट बनना है लाइफ में तो वो कैसे अपने पाथ को डिजाइन करे, कैसे आगे बढ़े। नॉर्मल कोई भी एग्जाम देने जानते हो वहाँ पे 1+1 2 होता है, पर आर्किटेक्चर 1+1 2 नहीं होता है। आप डिज़ाइन करते हो, आप एक सर्टेन पीरियड तक तो एक तरह की डिज़ाइन बनाते हो, तो आपको टाइप्ड नहीं होना है। राइट डिज़ाइनर वो है जो किसी भी मटेरियल को एक नए तरीके से इस्तेमाल कर सके अपने डिज़ाइन में। जब भी कोई प्रोजेक्ट आपको मिलता है तो आपकी प्रायोरिटी क्या रहती है? मेरी प्रायोरिटी रहती है, अब तक कितने प्रोजेक्ट्स आप कर चुके हैं? मैंने गिनती तो नहीं की है तो पर यहाँ तो बहुत कमाल का कंपटीशन भी है। क्या चीज आपको इग्नाइट करती है कि मैं कुछ नया करूँ? देखिए, नया करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कॉमन सवाल पूछूं कि अगर कोई आर्किटेक्ट को ऑप्ट करता है तो एवरेज उसका पर एनम कितना इनकम हो जाता है? ये तो बहुत सारे आर्किटेक्चर कॉलेजेस बंद हो रहे हैं। तो कभी ऐसा हुआ है कि यार ये मैंने प्रोजेक्ट किया, मुझे मजा नहीं आया, अच्छा नहीं लगा, अच्छा बना नहीं? हाँ, नमस्कार साथियों, मैं हूं आरजे रेक्स और द आर्क टॉक शो लेकर हाजिर हूं, प्रेजेंटेड बाय एलार्ते। ये हमारा एक नया प्रयास है, इसे भी आप अपना पूरा आशीर्वाद दीजिएगा। इस शो में हम मिलने वाले हैं हमारे शहर के बेहतरीन आर्किटेक्ट से और जानने वाले हैं उनकी जिंदगी के सफर के बारे में कि कैसे उन्होंने ये इनोवेटिव फील्ड को चुना और आज किस तरह का काम ये कर रहे हैं। संदीप टाइल ग्रुप के एलार्ते बाय संदीप के स्टूडियो में आज हम बैठे हुए हैं यहाँ पर और मेरे साथ में हमारे खास मेहमान महेश खत्री जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। महेश जी, सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आप अपनी फर्म के बारे में हमारे व्यूवर्स को बताएं। मेरी फर्म को तकरीबन 26 साल हो गए, ये 26वां साल है प्रैक्टिस में आए हुए। जोधपुर में मैं 2004 में आया था। उससे पहले मैं मिडिल ईस्ट में था, बाहर रहता था, काफ़ी जगह ट्रैवल किया, काफ़ी जगह प्रोजेक्ट्स हैंडल किए और उसके बाद इनिशियली स्टार्ट मैंने मुंबई से किया था, फिर मैं मिडिल ईस्ट चला गया और फिर उसके बाद मैं फिर जोधपुर आ गया था 2004 में और उसके बाद से जोधपुर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो जोधपुर में तकरीबन 21 साल हो गए। 21 सालों से आप काम कर रहे हैं। हाँ। कई सारे बेहतरीन प्रोजेक्ट्स आपने किए होंगे, उनके बारे में भी बात करेंगे, पर सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ इस स्ट्रीम को क्यों चुना आपने? आर्किटेक्चर का जो ये फील्ड है, इसे क्यों चुना? कोई इंस्पिरेशन था या फिर आप खुद बनना चाहते थे? इंस्पिरेशन था, मतलब एक छोटा सा इंस्टेंस मैं बता दूँ जिससे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ हूँ। तकरीबन 98 में मेरे पापा की पोस्टिंग थी, बैंक में जॉब करते थे वो, तो हमारी बड़ौदा पोस्टिंग थी उनकी और मैं 9th में पढ़ता था। और उस समय हम जहाँ रहते थे वहाँ पड़ोस में कुछ आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स रहते थे और उनको मैं देखता था रोज़, वो कभी कुछ कर रहे होते, ड्राइंग्स बनाते थे, मॉडल्स बनाते थे, बिल्डिंग्स के बहुत सुंदर सुंदर बनाते थे और मतलब मैं बहुत इंस्पायर हुआ वो देख के और फिर मैंने ठान लिया था कि काश अगर मुझे भी मौका मिले तो मैं इससे भी अच्छा कर सकता हूँ। क्या बात है। ऐसे मेरे मन की बहुत इच्छा थी और फिर 12th में हमने पीईटी का फॉर्म भरा था। तो पीईटी में साथ में एक चीज़ होती थी, पीईटी के अलावा पीईएटी भी होता था। एक आर्किटेक्चर का एक अलग से एग्ज़ाम देना पड़ता था हमको। तो मैंने बिना पूछे घर में और मैंने पीईएटी ए वाला ही फॉर्म भरा था। ओके। तो इंजीनियरिंग में भी आपको एडमिशन मिल सकता है, प्लस आर्किटेक्चर में मिल सकता है। तो मेरा रिज़ल्ट अच्छा ही था और हम लोग जब काउंसलिंग के लिए गए तो मेरे पापा मेरे साथ चले थे और काउंसलिंग में उनकी इच्छा थी कि मैं कंप्यूटर साइंस लूँ। ओके। जैसे हर कोई आज की जनरेशन में जितने भी पेरेंट्स हैं वो सब चाहते हैं कि उसको कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर टेक या एआई और इस टाइप की चीज़ें ले, तो उस समय कंप्यूटर साइंस का क्रेज़ था। तो वहाँ जब काउंसलिंग के लिए गए तो उन्होंने हमने पूछे ब्रांचेस और कौन सी है, तो उन्होंने जब आर्किटेक्चर बोला तो मैंने बोला मुझे आर्किटेक्चर लेनी है। तो सडनली मेरे पापा थोड़े से अपसेट हो गए थे कि भाई ये ठीक नहीं है, कंप्यूटर साइंस लेनी चाहिए। बोले नहीं मुझे आर्किटेक्चर ही लेनी है। बोले ठीक है, फिर आर्किटेक्चर में एडमिशन हो गया और फिर सफ़र स्टार्ट हो गया। दैट्स ग्रेट। सफर बहुत सुंदर रहा आपका। बहुत अब अच्छा मैं रहा। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब तक कितने प्रोजेक्ट्स आप कर चुके हैं? मैंने गिनती तो नहीं की है पर अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो 4-5 हज़ार प्रोजेक्ट कर चुका हूँ। 4-5 हज़ार प्रोजेक्ट्स। और इसमें मैक्सिमम आपकी स्ट्रीम कौन सी रहती है? मतलब आपकी एक्सपर्टीज़ क्या मानूँ मैं? किस तरह के प्रोजेक्ट्स में आपकी महारत हासिल है आपको? एक्सपर्टीज़ में देखिए बहुत कम आर्किटेक्ट्स होते हैं जो एक स्पेसिफिक फील्ड में ही काम करते हैं आर्किटेक्चर में। पर आर्किटेक्चर फील्ड क्या है, एक स्ट्रगल वाली फील्ड है। तो इनिशियली जब आप प्रैक्टिस में आते हो तो आपको जो मिलता है वो आपको करना होता है। मतलब आप चूज़ ही नहीं होते, बेगर्स आर नॉट चूज़र्स। तो जो मिलता है तो हमको जो मिलता गया हम करते गए। तो इनिशियली हमें सबसे ज़्यादा काम इंडिविजुअल रेजिडेंसेस के मिलते थे, प्लस रिटेल का बूम आया था 2006-7 में। तो रिटेल के काम हमारे पास बहुत ज़्यादा था। रिटेल मतलब शोरूम्स बनते, जो ये
फ्रेंचाइजी और ये सब बनते हैं ना, जैसे जोधपुर में पहला जो हमने किया था वो लेवाइस का शोरूम किया था, जो सुहाग ज्वेलर्स के सामने बना था। ऐसे फिर लेवाइस का हम पूरा राजस्थान करते थे, ऐसे फिर हम टाइटन इंडस्ट्री का भी काम करते थे, ऐसे बहुत सारे थे। पर अब एक्सपर्टाइज़ की ऐसे बात की जाए तो एक्सपर्टाइज़ में इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे टाउनशिप प्रोजेक्ट बहुत अच्छे लगते हैं करने में। होटल्स एंड रिसॉर्ट्स मेरे फेवरेट हैं, जिसमें मुझे करने में बहुत मज़ा आता है। तो ओवरऑल ऐसा कोई भी काम जिसमें आपको फ्रीडम मिले, आपको अपनी डिज़ाइन को दिखाने का मौका मिले, हैं, वो सारे प्रोजेक्ट हर आर्किटेक्ट करना चाहेगा। दैट्स ट्रू। हाँ। और आपने पहले का ज़िक्र किया तो मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि पहला आपका प्रोजेक्ट कौन-सा था और कैसे आप तक पहुँचा? ऐसे मैं जॉब करता था उसका तो ख़ैर नहीं कह सकते, पर हाँ, जोधपुर में जब मैं आया था, उसका एक पहला प्रोजेक्ट मैं आपको बता सकता हूँ। मैं जोधपुर में जब नया-नया आया था तो मेरे पास एक दिन फ़ोन आया किसी का कि एक हम उनके कोई मिलने वाले हैं, उनका कोई मकान बनाना है पाली में, उसका नक्शा बना के देना है कल सुबह। शाम को 7 बजे मेरे पास वो आते हैं और सुबह नक्शे की बात करते हैं। मैंने बोला भई मुश्किल है पर मैं कोशिश करूँगा। तो मैंने पूरी रात काम किया और तकरीबन सुबह 10:30 बजे उनका जब फ़ोन आया मेरे पास कि सर वो नक्शा बन गया है क्या? तब मेरा प्रिंट ही निकल रहा था ड्राइंग्स का। मैंने प्रिंट निकाल के उनको दे दिया। फिर वो जो उनके मिलने वाले थे जिनसे उन्होंने बोला था जिनको कि भई नक्शा बनवाना है, उनका 2 दिन बाद फ़ोन आया वापस मेरे पास कि उनको नक्शा बहुत अच्छा लगा है। और फिर हम वहाँ गए और उन्होंने मेरे को पहला मेरा इनिशियल जो एडवांस पेमेंट दिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मतलब मैं उस समय बहुत स्कैरसिटी में भी था और बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड था मेरा। हुँ। मतलब फॉर्च्यूनेटली मुझे वो काम मिल गया और उसके बाद मेरे को नहीं लगता कोई देयर इज़ नो लुकिंग बैक, मतलब फिर नॉन स्टॉप मुझे काम मिलते गए। वॉव! दैट्स ग्रेट। और बेसिकली एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि व्हेनेवर यू गेट एनी प्रोजेक्ट, आपको जब किसी तरह का कोई प्रोजेक्ट मिलता है, आप उसको इतना अच्छा करें कि एक एग्ज़ाम्पल उसको बना दें कि उसको देख के और आपको काम मिले, अगर आपको सर्वाइव करना है तो। और एक सर्टेन स्टेज के बाद में आप चूज़ कर सकते हो प्रोजेक्ट को। इनिशियली तो लोग आपको चूज़ करते हैं, राइट। बाद में आप चूज़ कर सकते हो कि मुझे ये करना है या नहीं करना है। बहुत ही सुंदर बात सर ने कही है कि आप अपने काम को शिद्दत से कीजिए। शुरुआती दौर में आपको हो सकता है कि काम तलाश करने में वक़्त लगे, पर जैसे-जैसे आप काम को एन्जॉय करके उसे एग्ज़ीक्यूट करेंगे, तो निश्चित रूप से वही काम आपको और नए प्रोजेक्ट्स तक, नए कामों तक पहुँचाएगा। मैं अगर बात करूँ तो आप जब भी कोई प्रोजेक्ट आपको मिलता है, तो आपकी प्रायोरिटी क्या रहती है? मेरी प्रायोरिटी रहती है कस्टमर को मैक्सिमम कंफर्ट देना, जो वो एक्सपीरियंस चाहता है उसको वो एक्सपीरियंस देना, जो वो सपना सोच के आया है उसको साकार करना, ये मेरा मेन मोटो रहता है। अगर मैं बात करूँ आपके इस इंटीरियर और आर्किटेक्चर की स्ट्रीम की, तो यहाँ तो बहुत कमाल का कंपटीशन भी है। तो फिर आप अपने आप को बेहतर रखने के लिए हर नए प्रोजेक्ट में क्या नया इन्वॉल्व करते हैं और क्या चीज़ आपको इग्नाइट करती है कि मैं कुछ नया करूँ? देखिए, नया करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है यू हैव टू कीप योरसेल्फ एक्वेंटेड विद लेटेस्ट प्रोडक्ट्स, लेटेस्ट ट्रेंड्स, लेटेस्ट थिंग्स इन द मार्केट, और हर चीज़ में अपडेट रहना। मैक्सिमम आपको ट्रेड शोज़ अटेंड करना, घूमना फिरना, नई नई चीज़ें देखना, नई नई चीज़ों को रीड करना, ऐसे अपडेट रहने से आप नया कर सकते हो। दूसरा है कि कंसिस्टेंसी सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप डिज़ाइन करते हो, आप एक सर्टेन पीरियड तक तो एक तरह की डिज़ाइन बनाते हो, तो आपको टाइप्ड नहीं होना है। यू हैव टू कीप योर डिज़ाइन वेरी इंटरेस्टिंग। आप अगर ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर करते हो तो ट्रेडिशनल भी करना है, आप अगर मॉडर्न कर रहे हो तो आपको मॉडर्न और इम्प्रूव करते हुए करना है, आपको कंटेम्प्रेरी कर रहे हो तो कंटेम्प्रेरी को और इम्प्रूव करते हुए करना है। तो इट हैज़ टू बी एज़ पर द करंट ट्रेंड एंड करंट मार्केट। जैसे फैशन है, फैशन में क्या होता है कि हर बार नया-नया कुछ होता है, ऐसे आर्किटेक्चर भी है, इसके अंदर भी हर बार नया-नया कुछ होता रहता है, नए-नए प्रोडक्ट्स आते रहते हैं और आपको उसको यूज़ करने का तरीका आना चाहिए। तो राइट डिज़ाइनर वो है जो किसी भी मटेरियल को एक नए नए तरीके से इस्तेमाल कर सके अपने डिज़ाइन में। ये एक स्पेशलिटी होती है हर आर्किटेक्ट की। जब आपने शुरू किया था तब से लेकर आज तक टेक्नोलॉजीज़, प्रोडक्ट क्वालिटीज़ बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। हुँ। टाइल्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो कितना बदलाव आपको लगता है इस इंडस्ट्री में आया है? टाइल्स की अगर बात करें तो वैसे तो बहुत कम कंपनियां थी पहले, और अब बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है। उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है अवेयरनेस है, इंटरनेट है, जिससे कि अच्छा बहुत से लोग बाहर विदेशों से बहुत सारी चीज़ें लेके आए हैं, नई नई चीज़ें सीख के आए हैं। तो ये सारी चीज़ें होने से काफ़ी सारा इनोवेशंस हुआ है।
और अब इंडिया मेरे ख्याल से टाइल का सबसे बड़ा हब है। यहाँ पे मार्बल से अच्छी टाइलें बनने लग गई है। तो मतलब बहुत से लोग जो मार्बल लगाना चाहते हैं वो मार्बल की जगह अब टाइलें लगा रहे हैं। बड़े से याद आया कि हम भी नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े टाइल शोरूम एलार्ते बाय संदीप टाइल्स में बैठे हैं। संदीप टाइल से आपका नाता कितना पुराना है? संदीप टाइल में मैं पहली बार जब आया था तो एक बहुत छोटा सा स्टोर हुआ करता था यहाँ पे कल्पतरू शॉपिंग सेंटर में, और वहाँ लोकल सी टाइलें मिला करती थी। मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं हुआ था इनिशियली, तो लेकिन उसके बाद में जब दीपक ने ज्वाइन किया है तब मुझे लग रहा ट्रांसफॉर्मेशन आ गया था। मतलब उसने क्वालिटी को लेके, ब्रांड्स को लेके और प्रोडक्ट्स को लेके बहुत सीरियस था और उसने बहुत मेहनत की है। और अब तो ये कंडीशन है कि हम कभी-कभी उसको कहते हैं कि नहीं, कुछ ऐसी टाइलें होनी चाहिए, कुछ ऐसी डिज़ाइंस भी होनी चाहिए, और वो मेरे ख्याल से मैंने अगर उसको कभी कहा है तो हफ्ते 10 दिन में वो चीज़ें हाजिर कर देता है। और इससे बढ़िया कोई सर्विस मुझे नहीं लगता कोई दे सकता है। हर साइज़ में, हर डिज़ाइन में टाइल्स है, हर तरह की वैरायटी में, हर तरह के बजट में। तो ये रियली मतलब हर आर्किटेक्ट को या इन जनरल जो एंड यूज़र है उसको भी यही चाहिए। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आया है, और जोधपुर में इससे बढ़िया टाइल्स मैंने नहीं देखी कहीं पे। मतलब हम लोग जब ऑप्शन ढूँढना होता है हम काफ़ी जगह जाते हैं, पर एंड अप यहीं पे आके होते हैं। यहाँ पे आके हमको जो चाहिए होता है वो मिल जाता है। तो हम तो कह इसे सकते रियली हैं कि बहुत अच्छा है। हम ये कह सकते हैं कि आप हाईली सेटिस्फाइड हैं। वेरी, वेरी सैटिस्फाइड, वेरी सैटिस्फाइड। अच्छा, इन दिनों जब भी घर को सजाने की बात आती है, हुँ। तो कई लोगों का ये भी मानना है कि अब घर सजाना बहुत महँगा हो गया है। इज़ इट ट्रू? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए क्या है, हर चीज़ का अपना सब्स्टिट्यूट होता है, और आपके डिज़ाइनर को ये पता होना चाहिए कि उसको इकोनॉमिकल कैसे करना है। देखिए क्या है कि एक रुपया खर्च करके 1 रुपया दिखाना तो कोई भी कर सकता है, पर 25 पैसे खर्च करके 1 रुपया दिखाना यही आर्ट है। तो आर्किटेक्चर में आर्किटेक्ट्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है कि वो कॉस्ट का ध्यान रखे और बजटेड भी काम करे, प्लस सुंदरता को भी कहीं भी कम नहीं करे, एस्थेटिक्स का भी प्रॉपर ध्यान रखे। तो इतना कोई एक्सपेंसिव हुआ नहीं है। पहले जो मतलब कहते थे कि बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हर चीज़ का अल्टरनेट है। अब जैसे कोई है जो मार्बल लगाना चाहता है, इटालियन मार्बल लगाना चाहता है, पर उसका बजट नहीं है, तो इटालियन मार्बल जैसी ही टाइल है, इवन दो इटालियन मार्बल से अच्छी है, तो आप वो भी लगा सकते हो और तो आपका बजट में हो जाएगा। इटालियन मार्बल है 400 रुपये स्क्वायर फीट का, तो टाइल आपकी 70 रुपये स्क्वायर फीट की है। तो देयर इज़ अ ह्यूज 6 गुना, तकरीबन 5.5-6 गुना का फ़र्क है, तो आप इकोनॉमिकली कर सकते हो। देयर इज़ नो इश्यू इन दैट। जोधपुर का जो आर्किटेक्चर है वो भी बहुत विश्व प्रसिद्ध है। तो जब आप अपने कुछ डिज़ाइन बनाते हैं, तो जोधपुर का भी कोई टच उसमें रखते हैं डिज़ाइंस में? बिल्कुल रखते हैं। क्या है कि हम प्राइवेट प्रोजेक्ट्स के अलावा सरकारी प्रोजेक्ट भी बहुत सारे करते हैं। ओके। और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में क्या होता है कि आप जिस शहर में काम कर रहे हो हैं, वहाँ की आइडेंटिटी, वहाँ का आर्किटेक्चर, कुछ उसके अंदर कोई एलिमेंट डालना पड़ता है। तो जोधपुर में हवेलियाँ हैं, झरोखे होते हैं, मेहराब्स होती है। जोधपुर का अपना पत्थर ही एक मिसाल है। तो हम लोग कोशिश करते हैं हमारे मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स में उसको डालने का। और इवन दो कोई प्रीमियम स्पेस बनाना होता है, जैसे अभी हमने एक रिसेंटली कोई एक ज्वेलरी शोरूम बनाया, तो उसके अंदर एक प्रीमियम सेक्शन है जहाँ पे बाय अपॉइंटमेंट ही जाया जाता है। ब्राइडल रूम जिसे कहते हैं, जहाँ पे नई दुल्हन को अपना गहना अगर लेना है तो उसके लिए स्पेशली बनाया गया। तो वो बेसिकली हेरिटेज और जोधपुर थीम पे ही हमने बनाया है, और वो मतलब उस स्पेस से उस लेडी जो वो खरीदने आई उसको वो स्पेशल बना देता है। तो आर्किटेक्चर नो डाउट कि अगर आप लोकल एलिमेंट लेते हो तो वो लोगों की फीलिंग्स को रियली टच करता है और लोगों को अट्रैक्ट करता है। दैट्स ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा, मैं बात करूं अगर आपके करियर की, तो कभी ऐसा हुआ है कि यार ये मैंने प्रोजेक्ट किया, मुझे मज़ा नहीं आया, अच्छा नहीं लगा, अच्छा बना नहीं? हाँ, 1-2 बार हुआ है। उसका कारण है, मतलब क्यों हुआ है वो बताता हूँ मैं आपको कि क्या होता है कि हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और जाके बोल दे डॉक्टर साहब मुझे बुखार आया है और मुझे ये दवाई दे दो, तो थोड़ा-सा डॉक्टर को लगता है यार ये तो डायग्नोसिस इसने ही कर दिया है, मुझे तो कुछ कहने ही नहीं दिया। तो वैसे ही कुछ हमारे पास भी लोग आते हैं और वो खुद ही बताते हैं हमें ये का ये बना के दे दो, तो वो उसमें अच्छा नहीं बनता है। चेंजेस नहीं करना। हाँ, वो अच्छा नहीं बनता है। मतलब क्या होता है कि डिज़ाइनर को फ्री फॉर्म देना होगा। उसके लिए भी एक उदाहरण दे के समझाता हूँ आपको। एक परफॉर्मर है जो डांस करती है, सपोज़ करो किसी को भरतनाट्यम के लिए हमने बुलाया और उसके एक टाँग बाँध दी, एक हाथ बाँध दिया, एक आँख बंद कर दी, तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो आप उसको अगर बाँध दोगे, तो उसका फ्री फॉर्म आपको पता नहीं चलेगा। वो उसका जो डांस में उसका जो भाव है,
जो वो प्रस्तुत करना चाहती है वो नहीं बता पाएगी। ऐसे ही आर्किटेक्ट में भी, आर्किटेक्चर की फील्ड में भी अगर आपने आर्किटेक्ट को बहुत सारी चीज़ों से रेस्ट्रिक्ट कर दिया तो वो अच्छी चीज़ें नहीं देगा। उसको फ्रीडम दे दो, आप बताओ आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, और फिर वो आपको जो चीज़ क्रिएट करके देगा दैट इज़ मास्टरपीस। ट्रू। अगर आप एक क्रिएटिव आर्टिस्ट को उसका पूरा मंच देंगे तब उसकी प्रस्तुति कमाल की रहने वाली है। फैमिली का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है आपके करियर को लेकर? फैमिली का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। देखिए आर्किटेक्चर बहुत मेहनत वाली फील्ड है, सबसे टफ़ है। हम जितनी भी पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं, हमारे आर्किटेक्चर में क्या होता है कि नॉर्मल कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं वहाँ पे 1+1 2 होता है, पर आर्किटेक्चर 1+1 2 नहीं होता है। एक डिज़ाइन प्रॉब्लम अगर टीचर ने दी है और 30 बच्चे हैं क्लास में, तो 30 के अलग उत्तर होंगे, ठीक है? तो बहुत टफ़ फील्ड है, तो बहुत ज़्यादा टाइम देना होता है, बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस करना होता है, और ये सारा तभी पॉसिबल है जब आपका परिवार का पूरा आपको साथ हो, आपकी धर्मपत्नी का, आपके बच्चों का प्रॉपर हो। तो मैं तो सैल्यूट करूँगा मेरी वाइफ़ को। शी इज़ वेरी सपोर्टिव, और उसकी वजह से मैं आज सक्सेसफुली प्रैक्टिस कर रहा हूँ इतने वर्षों से। बधाई हो भाभी, आपके त्याग समर्पण को भाई साहब अप्रिशिएट कर रहे हैं। अच्छा, जब कभी भी कोई स्ट्रीम चुनता है ना, तो आजकल ये हो गया है कि स्ट्रीम चुनने से पहले वो देखता है कि इस स्ट्रीम में कितनी कमाई है। तो अगर मैं आपसे एक कॉमन सवाल पूछूं कि अगर कोई आर्किटेक्ट को ऑप्ट करता है तो एवरेज उसका पर एनम कितना इनकम हो जाता है? एक एक टेंटेटिव आइडिया। देखिए आर्किटेक्चर इज़ अ वेरी टफ फील्ड। तो अभी आज के सिनेरियो में देखा जाए तो बहुत सारे आर्किटेक्चर कॉलेजेस बंद हो रहे हैं, क्योंकि इसमें इतना पैसा इनिशियली नहीं है, बहुत मेहनत है। 5 साल की पढ़ाई है, फिर 5 साल की प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस में भी आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना होगा, तब आप बहुत अच्छी इनकम कर सकते हो। इनिशियली एक स्टूडेंट जब पास आउट होता है तो मेरे को लगता है 20-25 हज़ार रुपये महीने से ज़्यादा उसको नहीं मिलता है, और फिर वो कैसा परफॉर्म करता है उस ऑफिस में, उसके हिसाब से उसको इंक्रीमेंट मिलते हैं, पर हाईएस्ट 50,000, 70,000, 1 लाख तक चला जाता है। उससे ज़्यादा नहीं जा पाता है। फिर एट लास्ट वो खुद की प्रैक्टिस करके जा सकता है, और या फिर वो कुछ एक्सक्लूसिव है या कुछ यूनिक अलग कर ही रहा उसका काम है, यूनिक है, तो वो फिर डिमांड में है, फिर तो जैसा वो माँगेगा वैसा लोग देंगे। तो ये आपने जो मुझे बताया ये पर मंथ है? हाँ, पर मंथ है। पर एनम लगभग पर 10 से एनम 12 लाख। हाँ, 10 से 12 लाख मैक्सिमम। तो भी बढ़िया स्ट्रीम है मतलब। नहीं, पर इनिशियली नहीं है, दैट टेक्स टाइम। 5 time। एक साल लगते हैं इस लेवल पे पहुँचने में। वो भी अगर आप परफॉर्मेंस में बहुत अच्छे हो तो। एक आर्किटेक्ट के जीवन में या आपके जीवन की बात करूंगा, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ आप ही के जीवन की बात कर रहे हैं। अगर मैं ये जान